इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऑलराइट क्लास, बकल अप क्योंकि आज हम एंटर कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर्स। इमेजिन आपके पास एक घर है, चाहे आप उसमें रह रहे हो या फिर उसको रेंट पे दे दिया हो या फिर ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। टैक्स डिपार्टमेंट की उस पर नज़र है। टैक्स डिपार्टमेंट को आपके घर से क्या लेना देना? सिंपल है। अगर आपका घर आपको पैसे कमा के दे रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल रेंट, तो टैक्स डिपार्टमेंट को उसमें से अपना हिस्सा चाहिए। और अगर घर खाली भी पड़ा हुआ है तब भी वो एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं विच इज़ कॉल्ड एनुअल वैल्यू। मतलब अगर रेंट पे देते तो कितना मिलता और आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। बट नो वरीज, कुछ डिडक्शंस और बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं है। आपके सिलेबस में बस सिर्फ इतना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालें। दीज आर 4 स्टेप्स और मैंने इसको ऐसे समराइज़ किया है। अगर आप ये सिर्फ 4 स्टेप्स भी कर लेंगे, योर होल चैप्टर इज सॉर्टेड। नाउ फर्स्ट लेट्स सी द टर्म्स। द फर्स्ट थिंग इज ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। इट इज़ द एस्टिमेटेड रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो म्युनिसिपल लॉज के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट इज एक्चुअल रेंटल वैल्यू। एक्चुअल रेंटल वैल्यू इज़ नथिंग बट रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल फ्रॉम द टेनेंट फॉर 1 ईयर पीरियड। एक साल में कितना रेंट रिसीव होने वाला है उस घर पे। नेक्स्ट थिंग इज़ फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू इज़ नथिंग बट इट इज़ सिमिलर अकोमोडेशन इन द सेम स्ट्रीट और सिमिलर स्ट्रीट। मतलब आपका घर जहाँ है वहाँ के और वही स्ट्रीट में और भी घर होंगे, तो उसका कितना रेंट है उसको बोलते हैं फेयर रेंटल वैल्यू। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज नोशनल रेंट। नेक्स्ट थिंग इज स्टैंडर्ड रेंट. Standard rent means rent fixed according to the provisions of Rent Control Act. The owner cannot fix rent of the property according to his personal wish or will or market rate. Standard rent is nothing but ये रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से लगता, क्योंकि ओनर उनके जो मन में है वो रेंट नहीं ले सकते टेनेंट से। दैट्स वाई रेंट कंट्रोल एक्ट है, ताकि ओनर्स टेनेंट्स को लूट ना ले। नाउ लेट्स सी द प्रोफॉर्मा ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. हेडिंग इज़ मस्ट. हेडिंग कैसा भी लिखना है, दैट इज़ कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 to 2026. Particulars, amount. Inner amount column, outer amount column. First we have to find as gross annual value. Then we have to deduct municipal or local taxes. Then we will get net annual value, from which we have to deduct deductions under section 24. Standard deduction or statutory deduction under section 24 clause A, interest on loan under section 24 clause B. Then we'll get income from house property. First अपन ये देखेंगे कि GAV कैसा निकालते. There are 4 steps for GAV calculation. अगर आपको एक बार GAV निकालने आ गया, then rest of the problem is easy. Step 1 is finding expected rental value. Expected rental value is nothing but this is the estimated rent your property could earn, which means अगर आपकी प्रॉपर्टी में सिमिलर घर है तो घर पे कितना रेंट मिल रहा है वो लोगों को. फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ मिल रहा पर मंथ विच कम्स टू 1,20,000 पर ईयर. तो आपके घर का भी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू उतना ही होगा, दैट इज़ 1,20,000. इफ़ रेंट कंट्रोल एक्ट डज़ नॉट अप्लाई, मतलब अगर क्वेश्चन में रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में कुछ भी नहीं दिया तो ERV क्या लेना अपन, हायर ऑफ फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू. फेयर रेंटल वैल्यू जैसे अपन अभी देखें जितना एरिया में फेयरली रेंट मिलता उस घर का या फिर सिमिलर घर का. MRV इज़ म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, या वैल्यू फिक्स्ड रहती बाय द म्युनिसिपैलिटी, गवर्नमेंट का फिक्स्ड रेट. इफ़ रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाइज, अगर क्वेश्चन में ये दिया कि रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई हो रहा तो ERV तब क्या लेना अपन, लोअर ऑफ, पहले तो FRV और एक्चुअल रेंट में से जो हायर है वो ले लेना, फिर लोअर ऑफ जो हायर अमाउंट आया वो, और SR दैट इज़ स्टैंडर्ड रेंट बोल के देता जब कभी भी रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई हो रहा क्वेश्चन पे. तो ये दोनों में से जो लोअर है वो अमाउंट अपन एज ERV ले लेना. अब अपना ERV तो निकल गया, अब अपन को कंपेयर करना है स्टेप 2 में ERV विथ एक्चुअल रेंट. अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है ERV से तो एक्चुअल रेंट लेंगे हम. अगर एक्चुअल रेंट कम या इक्वल है ERV के तो ERV ही लेंगे. एक्चुअल रेंट इज़ नथिंग बट आप पूरे साल में कितना रेंट रिसीव करें, और ERV जो अपन स्टेप 1 में निकाले थे, और वही चीज़ को अपन
स्टेप 2 में कंपेयर कर रहे, अगर प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट किए गए अमाउंट से ज़्यादा कमा रही है तो ज़्यादा वैल्यू पर टैक्स लगेगा। स्टेप 3 इज़ एडजस्टमेंट फॉर वैकेंसी इफ़ एनी। ये सारे केसेस में नहीं, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केसेस में आता। अगर घर वेकेंट रहा, मतलब कुछ महीने वहाँ पे लोग थे और कुछ महीने नहीं थे, वेकेंट था हाउस, तो जितने भी महीने वहाँ का रेंट नहीं मिला वो माइनस कर देंगे। तो फाइनल जीएवी कैसा था, स्टेप 2 की जो भी वैल्यू थी, ईआरवी और एआरवी जो भी अपन लिए, और वो रेंट जो मिला है इन दोनों में से लोअर, which means step 2 value or actual rent for occupied period, lower of these two, we have to take that amount as final GAV। कौन से केसेस में, जो क्वेश्चन में वैकेंसी वाला प्रोविजन दिया गया है। स्टेप 4 इज़ फाइनल GAV आफ्टर कंसिडरिंग ERV एक्चुअल रेंट, वो सब जो अपन स्टेप 2 में करें कैलकुलेशंस, और स्टेप 3 में इफ़ वैकेंसी वाला दिया क्वेश्चन में वो करें, जो भी है GAV अपन को मिल जाता फाइनल GAV स्टेप 4। सो ये थे 4 स्टेप्स GAV निकालने के। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने का स्टेप 2 ये है, GAV में से अपन को माइनस करना है म्युनिसिपल और लोकल टैक्सेस। अपन को अब GAV निकालने तो आ गया, अपन को अब सिंपली इसमें से क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्सेस दिए हुए रहते हैं वो माइनस करना है। म्युनिसिपल टैक्सेस क्या है, वो लोकल टैक्सेस होते हैं जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देने पड़ते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स एट्सेट्रा। सिर्फ वही टैक्सेस माइनस कर सकते हैं अपन ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जो ओनर ने ख़ुद पे किए हो, किसी और से पे नहीं करवाए हो। आपके क्वेश्चन में ये देगा ओनर ने ख़ुद पे किए हैं या किसी और ने, तो जब ओनर ने ख़ुद पे किए हैं तभी वो लेस होंगे GAV में से। ओके, नाउ GAV में से अगर अपन ये म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दिए, वी विल गेट नेट एनुअल वैल्यू, दैट इज़ NAV। आफ्टर गेटिंग NAV we have to go for deductions under section 24। there are 2 deductions, standard deduction या फिर उसको statutory deduction बोलते हैं, that is under section 24 clause A, interest on loan under section 24 clause B। first let's see standard deduction। flat 30% deduction on the net annual value is allowed to cover expenses like repairs, maintenance etc। NAV का ही 30% निकालना एज स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड रहता। रिपेयर्स या मेंटेनेंस के लिए ये क्या है, डिडक्शंस अलाउड है, मतलब इस पर टैक्स नहीं देना पड़ता NAV के 30% अमाउंट पे। तो इसीलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन हम क्या लेते हैं, 30% ऑफ NAV। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इफ़ द ओनर ऑफ द हाउस हैज़ टेकन अ होम लोन, जो भी उन्होंने इंटरेस्ट पे करते लोन के ऊपर वो डिडक्शन मिल सकता है अपन को अंडर सेक्शन 24 क्लॉज B। If the owner has taken a home loan, the interest paid on the loan can be deducted under section 24 clause B, which means अगर उन्होंने घर के लिए लोन लिए थे तो जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं वो लोन पे वो डिडक्शन मिल जाती, मतलब वो इंटरेस्ट के पैसे पर उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, एज डिडक्शन मिल गई। लेकिन इसकी भी एक मैक्सिमम लिमिट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मतलब जो होम लोन लिए थे वो ही होम में उन्होंने रह रहे हैं, तो 2 लाख रुपये तक एग्जेम्प्ट है, 2 लाख तक की डिडक्शन मिलती है उनको। इफ़ लोन इज़ फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन एंड कम्प्लीटेड विद इन 5 years, और 5 साल में उनका वो घर तैयार हो जाना, या कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन जिसके लिए भी उन्होंने लोन लिए थे। 30,000 इफ़ लोन इज़ फॉर रिपेयर, रिन्यूअल और डिलेड कंस्ट्रक्शन। लेट आउट प्रॉपर्टी, नो लिमिट, यू कैन क्लेम फुल इंटरेस्ट। सो दिस इज़ द होल परफॉर्मर फॉर यू। वी हैव सीन GAV के 4 स्टेप्स, कैसा कैलकुलेट करना GAV, देन म्युनिसिपल लोकल टैक्सेस, NAV, डिडक्शंस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाती है फिर अपन को। वी विल सी वन प्रॉब्लम ऑन दिस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल गिव योर होमवर्क। Until then, take care of yourself. Happy learnings.